नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिलीप परमार और आप देख रहे हैं HDJ नॉलेज चैनल। लगभग 200 साल तक हमारे देश पर राज करने वाले अंग्रेज आज देश छोड़कर जा रहे थे। उन्होंने 200 साल में हमारे भारत को ऐसी हालत पर लाकर रखा कि 70% से भी ज्यादा जनसंख्या गरीबी और भूखमरी से गुजर रही थी। तकरीबन 88% लोग अनपढ़ थे और बच्चे स्कूल जाने के बजाय रास्ते पर खाना ढूंढ रहे थे। अंग्रेजों के आने से पहले देश की अर्थव्यवस्था 27% थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से निचोड़ दिया और सिर्फ 3% ही रह चुकी थी। आजादी तो मिल गई थी, पर उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि उसको चुकाते चुकाते 70 साल से भी ज्यादा समय गुजर गया है, जिसके बाद मानो भारत की रूह एकदम से बदल गई है। जहाँ पर गरीबी रेखा भारत की 70% थी, वो अब जाके सिर्फ 20% हो गई है। इस काले दौर को देश ने पलटना ठान लिया था और जिस देश को इंग्लैंड ने गरीब बनाकर छोड़ा था, उसी देश ने 2019 में इंग्लैंड को ही अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ दिया। भारत में आज के दिन 80% लोग पढ़े लिखे, इस वजह से भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है इंग्लिश बोलने वालों में। लेकिन सवाल तो ये है कि जिस देश को इंग्लैंड ने गरीब बनाकर छोड़ा था, आज उसी देश ने कैसे इंग्लैंड को हर क्षेत्र में पीछे कर दिया। और अगर हमारा भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता गया तो सिर्फ कुछ ही सालों में दुनिया का सुपर पावर बनकर उभरेगा। 1947 का वो शुरुआती दौर बहुत ही कठिन था। कुछ लोग ऐसे थे जो देश को आजादी दिलाने की मांग कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो देश को 2 टुकड़े में बांटने के नारे लगा रहे थे। एक तरफ भारत के लोग आपस में लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ अंग्रेज वर्ल्ड वॉर में लड़ रही अंग्रेजी सेना को भारत का सारा पैसा और अनाज भेज रहे थे। तो उसके कारण आम लोगों को तो छोड़ो, जो अनाज लगाता है उसको भी एक दाना नसीब नहीं होता था। वर्ल्ड वॉर 2 तो अंग्रेजों ने जीत लिया, पर भारत में होने वाले मसलों पर काबू न पाने के कारण अंग्रेजों ने भारत को 2 हिस्सों में बांट लिया और फिर दोनों देशों को अपने ही हाल पर छोड़कर चले गए। अब इसी बंटवारे ने एक खूनी खौफ रूप ले लिया था। एक देश से दूसरे देश जाते वक्त लाखों लोग मारे गए और कई हजारों लोग बेघर हो गए, जिसकी वजह से तो कुछ लोगों ने खुले आसमान को ही अपना घर मान लिया था। उस काली रात के बाद भारत की हालत बद से बदतर होने लगी। भारत के 70% लोग ऐसे थे जिनके पास अनाज का ना एक दाना था और ना ही सर पर छत थी। उसी वजह से भारत के लोग सिर्फ 32 साल ही जी पाते थे। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि उसी समय भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल थी और जहां भारत इन सारी चीजों से जूझ रहा था, तो कई देश ऐसे भी थे जो औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन भारत में चाहकर भी इस औद्योगिकरण को लाना मुश्किल था, क्योंकि उस समय भारत में 88% लोग ऐसे थे जो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे और जो 12% पढ़े लिखे लोग थे, उनको अंग्रेजों ने बड़ी सरकारी दफ्तरों पर नहीं बल्कि क्लर्क की नौकरी पर रखा हुआ था। इसीलिए अंग्रेज नहीं आते तो भारत औद्योगिकरण में बहुत आगे होता, क्योंकि अंग्रेज आने से पहले विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 27% था। यानी कि 17वीं सदी में भारत की GDP कुल 27% थी, जो 200 साल अंग्रेजी राज के बाद 3% हो गया था। और अंग्रेजों से पहले जो 27% GDP थी, उसमें ज्यादातर हिस्सा मसाले, चाय पत्ती, कॉटन, सोना चांदी, ये सारी कई चीजें थी जो बहुत डिमांड में थी। पर अपने राज में अंग्रेजों ने ये सारी फैक्ट्री बंद कर दी और जो लोग अपनी फैक्ट्री बंद नहीं करते थे, उन फैक्ट्रियों को आग लगा दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेज सारा रॉ मटेरियल भारत से इंग्लैंड भेज दिया करते थे और फिर वो सारा मटेरियल तैयार होकर भारत में आता था और 4 गुना महंगे दाम में बेचते थे। और फिर अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की इंडस्ट्रियल सेक्टर की व्यवस्था बहुत खराब हो गई और 60% लोगों के पास कमाई का जरिया सिर्फ खेतीबाड़ी बचा था। इसी वजह से खेतीबाड़ी का ही देश की अर्थव्यवस्था में योगदान 54% हुआ करता था। तब देश की GDP 3.9% थी। लेकिन अब देश में बदलाव की शुरुआत होने वाली थी। 1951 में पहला लोकसभा चुनाव होने के बाद भारत की स्थिति में कई सारे बदलाव होने वाले थे, जिसमें पहला बदलाव के उच्च नीच जाति धर्म देखे बिना हर किसी को वोट देने का अधिकार मिलेगा। सदियों से जातिवादी का भेदभाव करने वाले देश में यह एक बड़ा अहम कदम उठाया गया था। फिर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू सिविल कोड बिल पास किया, जिसके बाद विधवा औरतों को अपने पति की संपत्ति में समान हक मिला। और नेहरू की सोच यही थी कि भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से आगे बढ़ाया जाए और उनकी यही सोच की वजह से भारत में एक बार फिर औद्योगिकरण की जोरों शोरों से शुरुआत हुई।
इस वजह से भारत में अर्थव्यवस्था को बढ़ने के लिए जगह मिली और इसी साल भारत सरकार ने 5 इयर्स प्लान की रजूआत करी, जिसका उद्देश्य था कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना और भारत में जो गरीबी है उसके चक्रव्यूह से बाहर निकलना, जिसका टोटल बजट 2378 करोड़ रुपए तय किया गया था, जो खेतीबाड़ी, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को डेवलपमेंट करने के लिए किया गया था, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था हर क्षेत्र में बढ़ने लगी। जबकि हमने 5 इयर्स प्लान का टारगेट ग्रोथ 2.1% ही रखा हुआ था, पर हमने 3.6% ग्रोथ रेट को अचीव किया और इसी के कारण भारत में कई सारी इंडस्ट्री का जन्म हुआ, जिसमें से एक है टाटा लोकोमोटिव। ये इंडस्ट्री आजादी से पहले लोकोमोटिव और बॉयलर बनाने का काम करती थी, पर उस वक्त लोकोमोटिव का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था इंग्लैंड, पर वो अपने इंडियन कस्टमर को टाटा के साथ शेयर करना नहीं चाहते थे। पर टाटा ने अपने लोकोमोटिव को जर्मनी के साथ एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पर दोस्तों, टाटा में जो बॉयलर बनते थे उस कठिन काम करने के लिए जमशेदपुर से पठानों को बुलाया जाता था। वही पठान बंटवारे के दौरान भारत छोड़कर चले गए, तो इसके कारण बॉयलर मार्केट में लॉन्च ही नहीं हो पाया था। लेकिन फिर बॉयलर को बनाने के लिए दूसरे वर्कर को ट्रेंड किया जाता था, लेकिन ट्रेंड करते समय फैक्ट्री बंद ही पड़ी रहती थी। फिर टाटा कंपनी जर्मनी के डेमलर बेंज कंपनी के साथ ट्रक और ट्रैक्टर बनाने में लग गई। टाटा की इस तरक्की ने भारत में जो उद्योगीकरण लाने की कोशिश थी, उस कोशिश में सफलतापूर्वक एक बीज बोया। इसी कारण हमारे देश में गरीबी रेखा दर भी कम होने लगा। अब सोचो दोस्तों कि 1947 में 70% लोग हमारे देश में गरीब थे, पर अगर 2020 की बात करें तो सिर्फ 20% लोग ही ऐसे हैं जो गरीबी रेखा दर में जी रहे हैं। और हमारे देश में गरीबी कम होने की वजह से 1947 में जो 3.5% हमारी ग्रोथ रेट थी, वो 2021 में 9.5% तक चली गई। सिर्फ आजाद भारत को सिर्फ इकोनॉमिक सेक्टर में आगे बढ़ाना नहीं था, बल्कि समाज को भी सुधारना जरूरी था। और समाज तभी सुधरता जब उनको अच्छी शिक्षा मिलती, जिस वजह से सरकार ने संविधान में एक डायरेक्ट पॉलिसी डाली थी कि 6 से 14 साल की उम्र तक हर बच्चे को एजुकेशन मिलना कंपलसरी होगा। और इसी पॉलिसी को सरकार ने 2002 में फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया, यानी कि 6 से 14 साल के उम्र तक हर बच्चे को एजुकेशन मिलना उसका मौलिक अधिकार है, जिस चीजों से भारत का भविष्य काफी उज्जवल होने लगा। अब सोचो दोस्तों कि 1947 में सिर्फ 12% लोग ऐसे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे, पर आज हमारे देश में 80% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। आज हमारे देश का एजुकेशन इतना आगे बढ़ गया कि उनके लिए सिर्फ खेतीबाड़ी करने का एक जरिया नहीं बचा, बल्कि हमारे देश के लोग अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग देशों में काम करने जा रहे हैं। और ऐसा एक क्षेत्र है मेडिकल का। इतने बच्चे पढ़ाई करने आते हैं कि डॉक्टर की संख्या 35,000 से सीधा 8 लाख के पार पहुंच चुकी है। इसी वजह से मेडिकल क्षेत्र में आज भारत रिसर्च खोज करके अलग अलग तरक्की हासिल कर रहा है। इसके कारण 1947 में लोगों की जीवन आयु 32 साल हुआ करती थी, वो आज 69 साल हो चुकी है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, भारत ने अपने में बदलाव लाने की कोशिश की, तो आज भारत कई क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करो और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें।